जब भी हम फूड कंपनीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में फॉरेन ब्रांड्स आते हैं जैसे KFC, मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज। पर भारत का भी एक ऐसा ब्रांड है जो इन सभी ब्रांड्स को टक्कर दे रहा है और हम उसको अच्छे से जानते हैं। वो ब्रांड है हल्दीराम। दोस्तों वही हल्दीराम है जो बीकानेर की एक छोटी सी दुकान से निकला था और आज 80 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है। हेलो एवरीवन, अंशुमन जोशी दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम हल्दीराम की केस स्टडी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हल्दीराम राजस्थान के बीकानेर से शुरू हुआ था, जो बहुत ही डिलीशियस भुजिया बनाता है। पर दोस्तों इसकी ग्रेट बिजनेस स्ट्रेटेजीज और टाइम टू टाइम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की वजह से ये एक ग्लोबल ब्रांड बन पाया है। और आज के टाइम पे हर भारतीय इसको एक ब्रांड की तरह नहीं जानता है, क्योंकि हल्दीराम सबके दिलों में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह बनाई है। सब उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना चुके हैं। दोस्तों हल्दीराम की सक्सेस स्टोरी केवल किसी कंपनी की अचीवमेंट भरी नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन भी है। तो आप जानते हैं हल्दीराम की सक्सेस स्टोरी और उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में। दोस्तों हल्दीराम की सक्सेस का पूरा श्रेय 3 लोग, गंगा बिशन अग्रवाल, शिव किशन अग्रवाल और मनोहर लाल अग्रवाल जी को जाता है, क्योंकि इन तीनों के कंट्रीब्यूशन की वजह से ही हल्दीराम इतना बड़ा ब्रांड बन पाया है। दोस्तों इन तीनों की वजह से ही हल्दीराम अपनी ग्रेट स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट कर सबकी पहली पसंद बना है। तो अब हम इन तीनों लोगों के बारे में एक एक करके डिटेल में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं गंगा बिशन अग्रवाल जी के बारे में कि इन्होंने हल्दीराम की सक्सेस में अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया था। तो गंगा बिशन अग्रवाल जी, जिनको हल्दीराम जी के भी नाम से जाना जाता था, उन्होंने हल्दीराम कंपनी की नींव 1941 में रखी थी। दोस्तों ये बीकानेर की एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे और ये तो हम सब जानते हैं कि मारवाड़ी और गुजराती इन दोनों को जो है बिजनेस सिखाया नहीं जाता, ये शुरू से बिजनेस लवर होते हैं। कंपनी की शुरुआत तो 1941 में हुई थी, पर हल्दीराम जी के मन में तो 1919 से ये ड्रीम था कि वो अपनी खुद की कंपनी एस्टेब्लिश करे, जब वे मात्र 11 साल के थे। दोस्तों वे बचपन से अपने फादर की भुजिया की दुकान पर काम करते थे और अपने फादर की दुकान पर और जॉब्स जैसे कि साफ सफाई करना या चीजों का ध्यान रखना, ये काम वो करते थे। पर उनके मन में हमेशा से ये चुल रहती थी कि कैसे भुजिया बनते हैं, मुझे उसकी रेसिपी सीखनी है। दोस्तों उस टाइम पर भुजिया डिमांड में थी, इसलिए बीकानेर के हर शॉपकीपर जो है भुजिया बेचता था और सबकी क्वालिटी और टेस्ट लगभग सेम था, इसलिए जो कंपटीशन है वो केवल प्राइसिंग का चलता था। दोस्तों हल्दीराम जी एकमात्र ऐसे इंसान थे जो ना ही अपने बिजनेस से और ना ही अपने भुजिया के टेस्ट से सेटिस्फाइड थे। वो एक ऐसा भुजिया बनाना चाहते थे जो पूरे मार्केट में यूनिक हो, और अपने इस गोल को पूरा करने के लिए वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का यूज कर भुजिया बनाने लगे। और बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट के बाद उनको सक्सेस मिली और वो भुजिया बनाने का एक बहुत डिफरेंट तरीका लेकर आए। वो ऐसे भुजिया थे जो बीकानेर ने कभी भी टेस्ट नहीं किए थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हल्दीराम जी ने अपने भुजिया बनाने की रेसिपी में ऐसे क्या चेंजेस किए थे जिसने उनकी किस्मत को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो उन्होंने भुजिया को बेसन की जगह मोठ से बनाना शुरू किया, जिसने उसके टेस्ट को भी बढ़ाया और उसको क्रिस्पी भी बनाया। हर शॉपकीपर अपने नॉर्मल भुजिया को 2 पैसे पर केजी के भाव में बेचता था, और हल्दीराम जी ने अपने नए भुजिया को 5 पैसे पर केजी के भाव में बेचना शुरू किया ताकि एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन सके। दोस्तों इन्होंने इसका नाम डूंगर सेव रखा बीकानेर के राजा के नाम पर। हालांकि हल्दीराम जी के भुजिया में और बीकानेर के राजा के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, पर खाली इस नाम की वजह से बीकानेर का जो राजा है वो इनके भुजिया का ब्रांड एम्बेसडर बन गया, और इसलिए लोगों को विश्वास हो गया कि ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। हल्दीराम जी की डूंगर सेव लोगों के बीच में पॉपुलर होने लगी थी और इसकी सेल्स आसमान छूने लगी थी, और यहीं से शुरू होता है हल्दीराम जी का बिजनेस, जो कि उनके नाम से ही फेमस हुआ। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। तो अब तक हमने जान लिया गंगा बिशन अग्रवाल जी के बारे में। अब जानते हैं हल्दीराम के दूसरे पिलर शिव किशन अग्रवाल जी के बारे में। हल्दीराम की ग्रोथ का दूसरा चैप्टर शुरू होता है 1960 के एंड में शिव किशन अग्रवाल जी के साथ में, जो कि हल्दीराम जी के ग्रैंडसन थे। दोस्तों 1960s में अग्रवाल फैमिली 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी, जिनमें से एक बीकानेर में रहती थी, एक कोलकाता में रहती थी और एक नागपुर में रहती थी। कोलकाता और बीकानेर वाला बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, पर नागपुर में शिव किशन अग्रवाल जी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि केवल नागपुर में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में भुजिया की कोई भी डिमांड नहीं थी। तो फिर इन्होंने डिसीजन लिया कि अब वो नागपुर के लोगों की फूड हैबिट्स के बारे में और सीखेंगे। तो इसलिए उन्होंने नागपुर के मार्केट में रिसर्च और सर्वेस किए, जिससे उनको मार्केट में 2 बड़ी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली। पहली अपॉर्चुनिटी ये थी कि महाराष्ट्र के लोग स्नैक्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में अवेयर नहीं थे, तो इनको अलग अलग तरह के जो स्नैक्स है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करने चाहिए। और दूसरी अपॉर्चुनिटी ये थी कि मिठाइयों के नाम पर महाराष्ट्र में केवल 2-3 मिठाइयाँ थी, तो वो अलग अलग तरह की मिठाई भी मार्केट में उतार सकते थे। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी फेवरेट काजू कतली को मार्केट में उतारा, और क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत नई मिठाई थी, तो इसलिए स्टार्टिंग में इन्होंने इसका फ्री सैंपल देना शुरू किया। काजू कतली नागपुर के लोगों के बीच बहुत जल्दी फेमस हो गई थी और इनकी सेल्स जो है ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी। लोगों को इसका टेस्ट पसंद आने लगा था। और उसके बाद तो इन्होंने कोलकाता और बीकानेर की अलग अलग मिठाइयाँ भी मार्केट में इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जिससे इनकी सेल्स जो है मात्र 3 सालों में 400% तक
बढ़ गई थी। तो इसके कुछ टाइम बाद उनको लगा कि नागपुर के लोगों को साउथ इंडियन डिशेज लाइक इडली और डोसा भी पसंद है, और इसीलिए इन्होंने साउथ इंडियन रेस्टोरेंट शुरू किया नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। और कुछ टाइम बाद इन्होंने अपने मेन्यू में समोसा, कचौरी और छोले भटूरे जैसे स्नैक्स भी ऐड कर दिए थे। तो अगर अपन इसको एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो जब इन्होंने नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए थे तभी एक अनजान शॉपकीपर थे जो ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे थे जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। तो सबसे पहले महाराष्ट्र के लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए इन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बेचना शुरू किया जो लोग खाना पसंद करते हैं, लोगों को अच्छे लगते हैं। उसके बाद जब लोगों को इन पर ट्रस्ट हो गया तो उसके बाद इन्होंने अपने नए नए प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस किए। तो इस तरह से शिव किशन अग्रवाल जी ने हल्दीराम की सक्सेस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो अब जानते हैं मनोहर लाल अग्रवाल जी के बारे में कि इन्होंने हल्दीराम की ग्रोथ में कैसे अपना योगदान दिया था। दोस्तों, ये वो इंसान है जिसने अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। 1973 में जब इन्होंने हल्दीराम को ज्वाइन किया था, जब ये केवल 3 सिटीज नागपुर, कोलकाता और बीकानेर में अवेलेबल था, तो इन्होंने सबसे पहले दिल्ली के चांदनी चौक में अपना नया आउटलेट खोला था। तो इन्होंने अपने बिजनेस की सक्सेस के लिए 2 बिजनेस स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की जो इनकी स्टोरी की गेम चेंजर रही है। पहला है अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग को इम्पोर्टेंस देना। दोस्तों, 1990s के दौरान स्नैक्स कंपनीज अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, वो बिना किसी खास पैकेजिंग के अपने प्रोडक्ट को बेचती थी। हल्दीराम ही पहले से कंपनी थी जिसने जो है अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग और उसकी प्रेजेंटेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दी। वो मनोहर लाल जी थे जिन्होंने मॉडर्न डे पैकेजिंग को इंट्रोड्यूस किया, जैसे जिप पाउच, उसके साथ साथ स्टैंडर्ड पैकेजिंग टेक्निक और 4 लेयर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग टेक्निक। इसने केवल ब्रांड की अवेयरनेस ही नहीं बढ़ाई बल्कि इसके साथ साथ उसको पॉपुलर और ट्रस्टवर्दी भी बनाया। इसी वजह से हल्दीराम पूरे कंपटीशन से अलग हो गए तो कस्टमर की फर्स्ट चॉइस बन गए। दूसरी स्ट्रेटेजी जो इन्होंने अपनाई थी वो थी अपने ब्रांड के और स्टोर्स खोलना और इसको नए नए शहरों तक पहुंचाना। दोस्तों, हल्दीराम सबसे पहले सभी मेजर सिटीज को टारगेट किया, उसके बाद वो छोटी सिटीज में भी गए। पूरे देश में अपने स्टोर होने की वजह से हल्दीराम की पॉपुलैरिटी और तेजी से बढ़ने लगी। लोग हल्दीराम को और अच्छे से जानने लगे, जिसने इसकी सेल्स को बड़े मार्जिन में बढ़ाया था। इस तरह हल्दीराम बीकानेर की एक छोटी सी दुकान से निकलकर पूरी दुनिया का एक जाना माना ब्रांड बन गया है। जिन 3 लोगों की बात हमने आज के इस वीडियो में की है वो हल्दीराम की सक्सेस के पिलर्स रहे हैं। उन तीनों ने हल्दीराम की सक्सेस में अपना एक मेजर रोल निभाया है। आज के टाइम पे हल्दीराम की वैल्यूएशन $3 बिलियन से भी ज्यादा है और ये 80 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है। ये अग्रवाल फैमिली की 3 मेजर जनरेशन की मेहनत का परिणाम है जिसने एक छोटी सी दुकान को इतने बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया था। आई होप आपको इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी वैल्यू मिली तो उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो को बनाने में और डाटा इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, मेक ड्रीम्स, सपने बनाते हैं।